हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जो कि पॉलिटिकल थ्योरी का है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच, जिसको हम लोग आलमंड एंड पावेल के स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले मैंने डेविड स्टेन का इनपुट आउटपुट मॉडल का एक वीडियो दिया था, उसके नोट्स प्रोवाइड कराए थे आपको। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार उसको जाकर के इनपुट आउटपुट को भी देखिए, आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो पर आते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। सबसे पहले हम लोग आलमंड की बात करते हैं। आलमंड की बात करें तो इनकी सबसे फेमस बुक का नाम है द सिविक कल्चर, जो कि बहुत सारे अभी तक एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। सिविक कल्चर, ठीक है। गैब्रियल आलमंड का जन्म जो है वो आपका 12 जनवरी 1911 को हुआ था और इनका डेथ जो है वो 25 दिसंबर 2002 को हुआ था। इन्हें अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है और इनका जो वर्क है वो आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल कल्चर, इसमें इनका वर्क है सबसे ज़्यादा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद पावेल साहब की अगर बात करें तो पावेल साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में ये काम करते थे, ठीक है। और इन्हें भी जो है सो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को जानने से पहले एक बार आप डेविड स्टेन का और इनपुट आउटपुट मॉडल को जो है वो जरूर देखिएगा और उसके नोट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग एक कंक्लूजन के रूप में, एक जिस्ट के रूप में अगर हम बात करें तो डेविड स्टेन क्या कहते थे? डेविड स्टेन कहते थे, इनपुट में ये कहते थे कि जो भी इंपैक्ट होता है, जैसे इनपुट उनका क्या था? उनका इनपुट था इंपैक्ट, प्रभाव, कि क्या सोशल प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या कास्ट प्रभाव पड़ रहा है, क्या रिलीजन प्रभाव पड़ रहा है, क्या इकोनॉमिक प्रभाव पड़ रहा है, क्या नेशनल इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या इंटरनेशनल इंपैक्ट पड़ रहा है। ये आपका इनपुट था। और आउटपुट इनका क्या था कि जो डिमांड्स होते थे, जो जनता की मांग होती थी या जो जनता समर्थन करती थी जिस पॉलिसी को, उस हिसाब से सरकार पॉलिसी बना करके जनता के साथ जो है सो वर्क करती थी। मतलब कि जनता के समर्थन में वो पॉलिसीज बनाती थी। जैसा इनपुट मिलता था सरकार को वैसा वो आउटपुट क्रिएट करती थी। ऐसा नहीं होता था कि सरकार जो है वो अपने से कोई कानून बना दे या नियम बना दे और जनता उसको माने। नहीं, जनता का जो समर्थन होता था, जैसे कि हम लोग बहुत बार जो है सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर रेफरेंडम करवाया जाता था। कोई भी लॉ लाने से पहले रेफरेंडम होता था। अगर वो लॉ जनता ने पास कर दिया तो ही उसको लागू किया जाता था, ठीक है। उसी आधार पर जो है सो यहां पर इनपुट और आउटपुट मॉडल को मैंने समझाया कि इनपुट में आपका जो भी इंपैक्ट आएंगे, सोशल होगा, कास्ट होगा, रिलीजियस होगा, इकोनॉमिक होगा, नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा, जो भी प्रभाव पड़ेंगे उसके आधार पर जनता जिस तरीके से रिएक्ट करेगी, जनता का क्या समर्थन रहेगा, जनता क्या चाहती है, उस आधार पर वहां की गवर्नमेंट जो है वो आउटपुट देगी। उस तरीके का जो है सो आउटपुट निकाल करके उन्हें देगी, उस तरीके का नियम कानून बनाएगी, उस तरीके की पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। ये आपका डेविड स्टेन का इनपुट आउटपुट मॉडल था। अब हम लोग यहां पर अगर बात करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की, तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ये आपका 1970 में डेवलप किया गया है। 1970 में डेवलप किया गया है और इसको अगर हम लोग मोटे मोटे लैंग्वेजेस में अगर समझना चाहें तो ये जो है सो अंडरस्टैंड करना है, इससे जो है सो अंडरस्टैंड होगा एक आपका उनके इंस्टीट्यूट्स के बारे में, ठीक है, उनके
इंस्टीट्यूशंस के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में, मतलब कि उनके क्या क्या इंस्टीट्यूशंस है और उनका क्या फंक्शन है। मतलब यहां पर बोला जाता है आलमंड पावल को कि सिर्फ जो है सो इंपैक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको जो है सो पूरे स्ट्रक्चर का स्टडी करना होगा, उसके पूरे फंक्शन का स्टडी करना होगा, तभी आप जो है सो एक अच्छे कंक्लूजन्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो स्टूडेंट्स नोट्स लिखते हो वो कृपया करके नोट्स लिखना, कॉपी में लिखने से बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाती हैं, याद हो जाती है। ठीक है, अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो सब्सक्राइब करो। बहुत बार बोलता हूं मैं, वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट जरूर करना कि किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से कहां से तुम ये वीडियो को देख रहे हो, और शेयर करना जरूर। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो जहां डेविड स्टेन ने राजनीतिक पद्धति को मांगों, समर्पणों, निर्णयों और नीतियों के रूप में समझने का प्रयास किया है, वहां आमंड ने राजनीतिक पद्धति को संरचनात्मक और कार्यात्मक आधार पर समझने का प्रयास किया। जैसा कि डेविड स्टेन के बारे में, इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में मैंने कुछ समझाया, उसी के आधार पर जो है सो अगर इसका डिटेल नोट्स आप चाहते हैं इनपुट आउटपुट का, तो इससे पहले की जो मैं वीडियो अपलोड किया हूं इस पर अलग से एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। संरचनात्मक और कार्यात्मक आधार पर समझने का प्रयास किया है। उसने सिद्धांत को अधिक व्यापक बनाया है। उसने अपने सिद्धांत की व्याख्या दो दृष्टिकोण या पहलू से किया है, एक आपका संरचनात्मक पहलू और एक आपका कार्यात्मक पहलू। कहां से ये वीडियो देख रहे हो उस जरूर लिखना, किस कंट्री से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हो। संरचनात्मक पहलू, संरचनात्मक पहलू की पहले हम लोग बात करते हैं। तो आमंड का कथन है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में संगठन का महत्वपूर्ण स्थान है। संगठन के द्वारा नाना प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के लिए संगठन आवश्यक है तथा संगठन को जीवित रखने के लिए कार्यों का संपादन आवश्यक है। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। संरचनात्मक पहलू के अंतर्गत निम्नांकित 3 लक्षणों पर विचार किया जाता है। जो स्टूडेंट लिखते हैं वो लिखिएगा, हम नोट्स बोलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वैसे तो इजी लैंग्वेज में नोट्स रहता है, कोई भी समझ सकता है। पहला आता है, इसमें 3 लक्षण के बारे में देखेंगे। तो पहला आता है राजनीतिक संरचनाएं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तो आमंड का कहना है कि संरचनाओं की व्याख्या केवल संस्थाओं के रूप में नहीं की जा सकती है, बल्कि राजनीतिक भूमिका के रूप में ही उसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। आमंड के अनुसार राजनीतिक पद्धति में 3 मुख्य प्रवृत्तियां वर्तमान रहती हैं, जिससे राजनीतिक संस्कृति का गठन होता है। इनमें राजनीतिक चेतना, भावात्मक अभिमुखीकरण और राजनीतिक समुदाय प्रमुख है। ये जो मेन वर्ड्स है ना, इनको क्या कहते हैं दिमाग में रखिएगा, आंसर में इन वर्ड्स को जरूर लिखिएगा और पॉइंट्स तो बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा एग्जामिनेशंस में। थर्ड आता है आपका राजनीतिक अभिजन। संरचनात्मक पहलू के अंतर्गत राजनीतिक अभिजनों की भूमिका पर विचार किया जाता है, जिससे राजनीतिक संस्कृति में व्यापक संघर्ष और विभेदों को दूर किया जाता है। अभिजन आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में कुछ ना कोई ना कोई अभिजन होता है जो उस कास्ट का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें ऊपर की ओर रहता है। इस प्रकार आमंड ने संरचनात्मक पहलू के अंतर्गत राजनीतिक संरचनाएं, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक अभिजन पर विचार किया है। अब हम लोग आते हैं इसका एक कार्यात्मक पहलू पर, फंक्शनल एस्पेक्ट पर। फंक्शनल एस्पेक्ट पर अगर बात करें तो आमंड का कहना है कि प्रत्येक राजनीतिक पद्धति में स्थायित्व और परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। उसके अनुसार कार्यात्मक पहलू के अंतर्गत निम्नलिखित 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। पहला निवेश, दूसरा रूपांतरण प्रक्रिया और तीसरा आपका निर्गत। इसको दिमाग में रखिएगा, निवेश, रूपांतरण प्रक्रिया और निर्गत। ठीक है, पहला हम लोग निवेश देखेंगे, इनपुट देखेंगे। पहला हम लोग इनपुट देखेंगे। इनपुट में आपका पहला आएगा मांग, डिमांड। आमंड ने मांगों को 4 भागों में बांटा है।
आमंड जो थे, जैसे निवेश में पहले बताया था ना कि डेविड स्टेन जो थे वो क्या बताए कि जो इम्पैक्ट होगा, जो प्रभाव पड़ेगा, समाज से प्रभाव पड़े या किसी भी तरीके से कोई भी प्रभाव पड़े, तो आपका जैसे कि बहुत ज्यादा समाज में कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसमें जो है सो रैलियां निकलती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो उसके बाद सरकार भी सोचती है कि नहीं, जनता डिमांड कर रही है तो इस पे एक कानून लाया जाए। तो मांग जैसा होगा वैसा क्या कहते हैं कानून जो है वो सरकार बनाती है। तो इनपुट में जो है, इनपुट में पहला हम लोग मांग देखेंगे। आमंड ने मांगों को 4 भागों में बांटा है। पहला, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण संबंधी मांगे, ठीक है, कि वस्तु और सेवाओं के वितरण के संबंधी में मांग अगर हो जाएगा जनता के तरफ से। व्यवहारों को नियंत्रण करने संबंधी मांगे। तीसरा, राजनीतिक सहभागिता संबंधी मांगे, जैसा कि आपका राजनीतिक सहभागिता में क्या था कि आपका पंचायत इलेक्शन में 33% वुमेन के लिए रिजर्वेशन था सीट, लेकिन अब जो है सो डिमांड हुआ तो अब जो है सो लोकसभा में भी आपका कर दिया गया 33% आरक्षण। तो ये राजनीतिक सहभागिता संबंधी मांगे हुई, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। नेक्स्ट है आपका संचार संबंधी मांगे, संचार संबंधी मांगे। उसके बाद उसमें एक है समर्थन, सपोर्ट। आमंड ने मांगों की तरह समर्थन को भी 4 भागों में बांटा है। पहला, भौतिकवादी समर्थन, जिसमें कर देना आता है, ठीक है, टैक्स, ठीक है। आज्ञाकारिता, इसके अंतर्गत सरकार के आदेशों का पालन करना होता है, ये सपोर्ट है। नेक्स्ट है सहभागिता समर्थन का अर्थ मत प्रकट करना होता है कि आप उस जो भी पॉलिसीज बनी है, जो भी नियम का टर्म्स एंड कंडीशंस बने हैं, रूल्स बने हैं, आप उनका समर्थन करते हो कि नहीं, ये मत दो। हम लोग मत देते हैं ना, इलेक्शन के समय देते हैं कि जो पार्टी सही से काम करती है 5 साल उसको रखते हैं, जो पार्टी नहीं काम करती है उसको हटा देते हैं। तो हम लोग अपना मत प्रकट करते हैं। श्रद्धात्मक समर्थन, जिसके अंतर्गत शासकों का सम्मान करना होता है, जैसे कि हम लोगों का जो आइडियल हो जाता है, नेता लीडर हो जाता है, हम लोग हमेशा से उसका सम्मान करते हैं। आमंड का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था में निवेशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो निवेश में हमेशा से याद रखिएगा, वहां डेविड स्टर्न में इनपुट आउटपुट सिर्फ था, लेकिन यहां पर निवेश में जो है आपका इनपुट में 2 तरीके से बांटा गया है, मांग और समर्थन, और दोनों में जो है सो 4-4 जो है सो रखा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आता है आपका रूपांतर प्रक्रिया, यानी कि कन्वर्जन प्रोसेस। डेविड स्टेन ने भी रूपांतरण प्रक्रिया का वर्णन किया है, लेकिन आमंड ने इसका व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया है। आमंड के अनुसार रूपांतरण प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? पहला है मांगों को निर्णय लायक बनाने की प्रक्रिया, कि जो आपका मांग उठ रहा है उसको निर्णय लायक बनाया जाए। दूसरा क्या है? मांगों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया। ठीक है, पढ़ने में और ये करने में आपको एक ही लग रहा होगा, लेकिन दोनों डिफरेंट है। ठीक है, मांगों को निर्णय लायक बनाने की प्रक्रिया। अब जैसे कोई डिमांड कर दिया है कि इस पे लॉ आना चाहिए, तो सीधा सीधी वही नहीं ना कर देगा, वो सीधे सीधी कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा, उसके बाद पैनल कोड देखेगा, उसके बाद जाकर के उसमें नियम बनाएगा और उसको निर्णय लायक बनाएगा, उसमें इस तरीके से संशोधन करके। मांगों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया। ठीक है, आमंड ने 3 कार्यात्मक प्रवर्गों को राजनीतिक स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया में मुख्य माना है। जैसे इसमें आपका 3 है। पहला है हित स्वरूपीकरण। हित स्वरूपीकरण ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, समूह, संस्थाएं अपनी मांगों को सरकार और राजनीतिक पद्धति को ध्यान देने योग्य बनाने का काम करते हैं। हित स्वरूपीकरण के कार्य में हित समूह के प्रतिनिधि और संस्थाएं संलग्न रहती हैं। जैसे हित स्वरूपीकरण में क्या होता है कि जैसे कोई समूह है, मान लीजिए कोई कास्ट समूह है, ठीक है, कोई कास्ट का समूह है और वहां पर जो है सो विधायक या सांसद खड़ा हो रहा है, तो वो डिफरेंट कास्ट में जाकर के मिलता है, और जब वहां जाता है तो वो लोग अपना हित बताते हैं कि हमारे कास्ट के लिए आप ये कीजिएगा, तो सारे हमारे कास्ट वाले जो है सो वोट देते हैं, वोट देंगे आपको।
तो ये आपका हित स्वरूपीकरण हुआ, जहां व्यक्ति, समूह या संस्थाएं अपनी मांगों को सरकार और राजनीतिक पद्धति को ध्यान देने योग्य बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है आपका हित सामूहिकरण, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इसके अंतर्गत वैसे तरीके आते हैं जिनके द्वारा मांगे सत्ताधारियों के सामने विचार करने हेतु प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, डिमांड किया जाता है और गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आप इस पर विचार कीजिए। जैसे कि आपका किसान बिल था, किसान बिल का एग्जांपल ले सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फिर से उस पर विचार की। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका राजनीतिक संचार। हर प्रकार की राजनीतिक अंतःक्रियाओं में राजनीतिक संचार होता है। आमंड के अनुसार शासकीय स्तर पर भी रूपांतरण प्रक्रिया के 3 चरण हैं: कानून बनाना, कानून को लागू करना, कानून के आधार पर न्याय देना। जैसे कि कानून बनाना कौन सी बॉडी करती है? लेजिस्लेटिव करती है। कानून को लागू करना कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है। और कानून के आधार पर न्याय देना कौन करता है? जुडिशियरी करती है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड पॉइंट, आउटपुट। इसमें याद रखिएगा, एक आपका है इनपुट, एक है आपका कन्विंसिंग प्रोसेस, थर्ड है आपका आउटपुट। आमंड के अनुसार राजनीतिक पद्धति द्वारा लिए गए निर्णयों को निर्गत कहा जाता है। उसने निर्गत को भी 4 भागों में विभाजित किया है, जैसे निकालने वाले निर्गत, एक्सट्रैक्टिव आउटपुट। एक्सट्रैक्टिव आउटपुट किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत कर वसूली, व्यक्तिगत सेवाएं और राजनीतिक योगदान को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विनियामक निर्णय। इसमें मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के संबंधित निर्गत किए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका टैक्स वसूली ये सब किया जाएगा। इसमें जो है सो आपके व्यवहार को नियंत्रित किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जाकर केकरो मार दीजिए, केकरो काट दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड है आपका वितरण निर्गत। सरकारी सेवाएं, वस्तुओं और अनुदानों का आवंटन आदि इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें जो भी आपका आवंटन होता है, जैसे कि आपका राशन आवंटित होता है, बहुत सारा सरकारी सेवाएं आवंटित होती है, घर आवंटित होता है, टॉयलेट्स आवंटित होते हैं, तो ये सारी जो है सो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव आउटपुट में आएगा, वितरण निर्गत। ठीक है, चौथा आपका आता है प्रतीकात्मक निर्गत, यानी सिंबॉलिक आउटपुट। मान्य मूल्य की पुष्टि करने वाली नीति, घोषणाएं संबंधी निर्गत इसी श्रेणी में आते हैं। जो भी घोषणाएं करते हैं सरकार, उसको जो है सो इसमें रखा जाता है। तो आउटपुट जो है वो 4 तरीके का होता है, चाहे कोई भी देश हो, ये 4 तरीके का आउटपुट आता है। एक आपका आता है एक्सट्रैक्टिव आउटपुट, एक आता है रेगुलेटरी आउटपुट, एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव आउटपुट और एक आता है आपका सिंबॉलिक आउटपुट, के सिर्फ घोषणाएं कर दी, सिंबॉलिक आउटपुट। अब उपयोगिता देखते हैं, यूटिलिटी देखते हैं। आई होप ऊपर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। 2-4 बार देखना वीडियोस को और 2-4 बार अपने कॉपी में लिख करके पढ़ लेना आराम से। क्या कहते हैं, एक पॉइंट याद हो जाएगा। बहुत आसान लैंग्वेज में बनाया हूं नोट्स। उपयोगिता, यूटिलिटी के बारे में बात करें तो आमंड का संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत को निम्नलिखित उपयोगिता उल्लेखनीय है। पहला, यह सिद्धांत डेविड स्टेन की तुलना में अधिक व्यापक है। सेकंड, आमंड ने इस दृष्टिकोण का प्रयोग राजनीतिक विकास के सामान्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने में किया है। तीसरा, इसमें वास्तविकता पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रेशर ग्रुप पढ़ते हैं, तो हर समाज में, हर नेशन में, इंटरनेशनल स्तर पर भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि सरकार पर, जो भी गवर्नमेंट होती है उस पर प्रेशराइज करते हैं अपने डिमांड्स को लेकर के। फोर्थ, यह दृष्टिकोण राजनीतिक शासन को अधिक स्पष्ट करता है। फिफ्थ, यह राजनीतिक पद्धति के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालता है। सिक्स्थ, यह तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन सही ढंग से करता है। सातवां, इसके द्वारा सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं
और विज्ञान की तरह भविष्यवाणियां भी की जा सकती है। इसमें आप लोग 5 पॉइंट भी लिखोगे एग्जामिनेशंस में तो मच मोर है। आपका यूटिलिटी बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछता है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी ये सब में बहुत बार एग्जामिनेशंस में यूटिलिटी पूछा गया है। आलोचना एक क्रिटिसिज्म जो है वो एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की का आलोचना कीजिए, तो इसको दिमाग में जरूर से रखिएगा। आमंड के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की आलोचना निम्नलिखित रूप से की गई है। पहला, यह दृष्टिकोण रूढ़िवादी विचारों का समर्थक है। सेकंड, आलोचकों का कहना है कि यह दृष्टिकोण मूल्य रहित है। थर्ड, यह दृष्टिकोण इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है कि राजनीतिक पद्धति में निरंतर होने वाले परिवर्तन राजनीतिक पद्धति के लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं। फोर्थ, यह जानना कठिन हो जाता है कि कौन सी संरचनाएं कौन से कार्य का संपादन करती है। फिफ्थ, यह सामाजिक पद्धति के विभिन्न पद्धतियों की अंतःक्रियाओं की उपेक्षा करता है। कहां से देख रहे हो इस वीडियो को जरूर लिखना। निष्कर्ष कंक्लूजन्स में अब हम लोग आते हैं। तो उपयुक्त दोषों के होते हुए भी संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक पद्धति के लिए अधिक उपयोगी है। यह ठीक ही कहा जाता है कि आमंड ने अपना अध्ययन वहां से प्रारंभ किया है जहां डेविड स्टेन समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः आमंड का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने सिद्धांत को व्यवहारिक कार्यात्मक रूप दिया, जिसे व्यवहार में पद्धति सिद्धांत से भिन्न माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि राजनीति को परंपरागत जकड़नों से मुक्त कर एक नवीन अनुशासन बनाने का श्रेय संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण को है। एप्टर और एक्सटीन ने भी कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संरचनात्मक कार्यात्मक का प्रयोग अधिकाधिक रूप में हुआ है। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिला हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना कि कहां से देख रहे हो इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।